जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश गोंड में। साथियों, एक बार फिर भारतीय संविधान के निर्माण की श्रृंखला में आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं भाग 3। और इससे पहले भाग 1 और भाग 2 में हमने भारतीय संविधान के निर्माण के संदर्भ में विस्तार से चर्चाएं की हैं और भारतीय संविधान के निर्माण में कुछ जानकारियां हैं जो अभी शेष है, वो सारी जानकारियां इस भाग 3 में आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की भारतीय संविधान का निर्माण भाग 3 की। सबसे पहले देखिए साथियों, अपन ने पिछले वीडियो में लास्ट जो बात की थी वो की थी संविधान सभा के द्वारा गठित की जाने वाली प्रमुख समितियां, और उन समितियों के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण संभव किया जा सका है। और इन समितियों में जो विशेष समिति आपको ध्यान में रखनी है वो प्रारूप समिति रखनी है, ड्राफ्टिंग कमीशन जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसके अलावा मैंने साथियों आपको 5-6 समितियां और बताई थी, ये भी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं और पूछी जा चुकी हैं। जैसे संघ संविधान समिति, संघ संविधान जो समिति थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इसी तरह से मौलिक अधिकार समिति जो है ये भी वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित की गई थी। और एक थी मौलिक अधिकार उप समिति जो जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इसी तरह से एक साथियों थी संचालन समिति जो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो इस तरह की जो है समितियां जो मैंने आपको बताया है ये आपको सारी ध्यान में होनी चाहिए। अब अपना सबसे पहला जो मुख्य बिंदु रहेगा इस वीडियो का वो रहेगा साथियों संविधान सभा की सदस्य संख्या के बारे में। तो इसमें विद्यार्थियों के ये कंफ्यूजन रहता है कि सर कहीं 324 पढ़ रहे हैं, कहीं 299 पढ़ रहे हैं, कहीं 385 आ रहा है, कहीं 389 आ रहा है। तो ये सारा का सारा जो फंडा है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं यहाँ पर, आप अच्छी तरह देख लीजिए। देखिए साथियों, बात आती है संविधान सभा की सदस्य संख्या। शुरुआत से आखिरी तक आप देख लीजिए सारा का सारा, फिर चाहे कोई भी प्रश्न आता है आपका कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहला जो बिंदु आता है साथियों ये है कैबिनेट मिशन। भारत में जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी 24 मार्च 1946 को, उस कैबिनेट मिशन योजना को ही भारतीय संविधान निर्माण का आधार माना गया है। ये आप सभी जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। और इस कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो अनुमान लगाया गया कि यदि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा तो वर्तमान में उस समय देश की जनसंख्या के आधार पर जो है उन्होंने कितने सदस्यों वाली संविधान सभा का प्रस्ताव रखा? 389 सदस्य। ये उत्तर साथियों तब आएगा जब आपको प्रश्न में पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा की निर्धारित संख्या कितनी रही है। तो कैबिनेट मिशन अगर प्रश्न में आपको दे तो 389 सदस्य आएगा, निश्चित उत्तर है ये। अब देखिए अगला जो आता है संविधान सभा के चुनाव के तहत चुने गए सदस्य। यह कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा अनुमानित संख्या थी। अब देखिए जब संविधान सभा के चुनाव हुए थे साथियों जुलाई 1946, जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। वर्गीय मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे। राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा इन सदस्यों को चुना गया था। तो ये बातें सारी अपनी क्लियर हो चुकी हैं भाग 1 में।
तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्य नहीं चुने गए थे, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। तो चुनाव के तहत जो संविधान सभा की सदस्य संख्या रही थी वो रही थी साथियों 385। तो ये एक अनुमान था जो काफी हद तक सही साबित हुआ है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना ने जो अनुमान लगाया कि इतने सदस्य चुने जा सकते हैं, होने चाहिए, तो उसका लगभग एकदम सेम सही है। 4 सदस्य जो है वो कम चुने गए थे, तो 385 सदस्य चुनाव के तहत चुने गए। अब देखिए तीसरी बात, संविधान सभा का पुनर्गठन। ये देखिए साथियों, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। संविधान सभा का जो है वो 2 बार पुनर्गठन किया गया साथियों। सबसे पहला जो फर्स्ट जो पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था 3 जून 1947 को। अच्छी तरह से आप ध्यान में रख लीजिए बात को, प्रश्न इन्हीं में से आता है साथियों। कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण हम गलत कर देते हैं, बाकी प्रश्न इनके बाहर से कहीं नहीं जाएगा। सभी बातें आपको मैं बता चुका हूं और आपके द्वारा एग्जाम दे दिया जाए उसके बाद में आप प्रश्न मिला लेना। सारे प्रश्न वीडियो में बताए हुए प्रश्नों में से ही पूछे जाएंगे। तो साथियों आप पूरी तरह से कंसंट्रेट कीजिए इस बात पर कि संविधान सभा का जो पहला पुनर्गठन हुआ था वो 3 जून 1947 को हुआ था और 3 जून 1947 को भारत में एक अधिनियम पारित किया गया था। वो अधिनियम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये अधिनियम था जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 3 जून 1947 को पारित किया गया था। तो परीक्षाओं में सीधा ये भी प्रश्न आता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 3 जून 1947 को। अब देखिए इसके अंतर्गत जो बात आती है साथियों, इस अधिनियम का एक अन्य नाम भी है। अन्य नाम क्या है? माउंटबेटन अधिनियम। क्योंकि उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ये अधिनियम भारत में लाया गया था। इसी वजह से या लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल के दौरान ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में पारित किया गया था। इसी वजह से गवर्नर जनरल के नाम से भी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को संबोधित किया जाता है माउंटबेटन अधिनियम। तो माउंटबेटन अधिनियम भारत में 3 जून 1947 को आया है। अब देखिए 3 जून 1947 को ही इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। नए सिरे से पुनर्गठन हुआ तो संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रही? 324 सदस्य। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है साथियों। 324 सदस्य जो थे वो संविधान सभा का जब पुनर्गठन हुआ तो उस समय आए। अब देखिए इसके बाद में दूसरा जो पुनर्गठन हुआ संविधान सभा का वो हुआ था साथियों 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर 1947 को दोबारा नए सिरे से संविधान सभा का गठन किया गया, पुनर्गठन हुआ और संविधान सभा में सदस्य संख्या जो है वो घटकर रह गई 299। सारे के सारे तथ्य मैं आपको शुरू से बता रहा हूं। तो 31 अक्टूबर 1947 को जब संविधान सभा का दोबारा गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया, तो सदस्य संख्या 299 रह गई और संविधान सभा की अंतिम बैठक जो बुलाई गई थी, अंतिम बैठक बुलाई गई थी साथियों 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम बैठक बुलाई गई थी तो इस संविधान सभा में
कुल उपस्थित सदस्य जो थे वो थे 284। और फाइनली अंतिम रूप से जो है प्रश्न आता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक में कुल कितने सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए। तो संविधान सभा में अंतिम बैठक के दौरान 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 284 सदस्य जो थे वो उपस्थित थे। तो ये है सदस्य संख्या के संदर्भ में। अब देखिए मैं आपको दोबारा एक बार तथ्य बता देता हूं सारे। प्रारंभिक सदस्य संख्या जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत निर्धारित की गई थी वो 389 सदस्य थी। उसके बाद में संविधान सभा के चुनाव हुए जुलाई 1946 में, और चुनावों के तहत जो है वो 385 सदस्य निर्वाचित हुए। इसके बाद में पहला जो पुनर्गठन हुआ संविधान सभा का वो 3 जून 1947 को हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लॉर्ड माउंटबेटन अधिनियम के तहत, और संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर हो गई 324। इसके बाद में भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन दोबारा हुआ 31 अक्टूबर 1947 को, और 31 अक्टूबर 1947 को जब दोबारा पुनर्गठन हुआ तो संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर हो गई 299। और जो आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, उस बैठक में कितने सदस्यों के द्वारा अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो हस्ताक्षर किए गए थे 284 सदस्यों के द्वारा। और आपको पता होना चाहिए साथियों, अंतिम जो बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इसी दिन जो है वो इस संविधान सभा में संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम सदस्य के रूप में हमारे संविधान पर हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। उम्मीद है ये तथ्य आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए साथियों, इसके बाद में अपनी जो शेष बातें बची हैं वो इतनी ज्यादा बात नहीं है अभी, क्योंकि लगभग जो है हम कवर कर चुके हैं भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित तथ्यों को। फिर भी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो अभी शेष हैं, तो आप वीडियो पर लगातार बने रहें। देखिए अब अपना बात करेंगे छब्बीस नवंबर 1949 की। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि डायरेक्ट सर 26 नवंबर 1949 पर आप कैसे पहुंच गए। तो उससे पहले की सारी जो प्रक्रियाएं हैं संविधान निर्माण की वो हम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कि जो है प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया था 29 अगस्त 1947 को। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में प्रस्तुत कर दी थी, और इस प्रारूप पर जो है वो 114 दिन बहस चली थी, और इस प्रारूप का जो वाचन हुआ था वो 3 वाचन हुए थे इस प्रारूप के। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं साथियों। और अब लास्ट में जो है वो बात आती है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 का जो दिन है वो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है। इस दिन हमारा संविधान अंगीकृत हुआ। अब कई स्टूडेंट्स के इस शब्द के प्रति थोड़ा सा संशय रहता है कि इसका मतलब नहीं पता चलता है, और वो ऑप्शन में 26 जनवरी 1950 कर देते हैं। अंगीकृत का मतलब होता है साथियों निर्मित कर लिया गया। संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण पूरी तरह से 26 नवंबर 1949 को कर दिया था। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत किया गया था तो इस संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे। ये आपको बात ध्यान में रखनी है।
अंगीकृत संविधान पर सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर हैं वो किस व्यक्ति के द्वारा किए गए थे? अभी मैंने आपको जो बात बताया था जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में, वो थे आखिरी बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, उस समय जिस दिन आखिरी बैठक हुई और पूरी तरह से संविधान को फाइनलाइज कर दिया गया कि 2 दिन बाद में 26 जनवरी 1950 को हम जो है संविधान को लागू कर देंगे, तो वो आखिरी बैठक थी। अब 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान निर्मित हो गया था, अंगीकृत हो गया था, उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे और निर्मित संविधान पर सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किए गए थे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंगीकृत जिस दिन संविधान हुआ उस दिन सर्वप्रथम हस्ताक्षर जो किए गए थे वो किए गए थे बलवंत राय मेहता के द्वारा। यह तथ्य आप ध्यान में रखिए। अंगीकृत संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था बलवंत राय मेहता। अब देखिए साथियों, इसके अलावा 2 शब्द और भी आते हैं परीक्षा में। एक तो आता है अंगीकृत शब्द, ये आपको ध्यान में रखना है। एक शब्द आता है अधिनियमित, और एक शब्द आता है आत्मार्पित। इन तीनों शब्दों में से कोई भी शब्द आपके प्रश्न में दिया हुआ हो, उत्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। चाहे आपको पूछे भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत हुआ, या आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान किस तिथि को अधिनियमित हुआ और भारतीय संविधान किस तिथि को आत्मार्पित किया गया, तो तीनों ही शब्द जो है वो सेम सेंस वाले शब्द हैं। कोई सा भी शब्द अगर आपकी परीक्षा में आ जाए तो उत्तर आएगा 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान निर्मित कर लिया था और इस दिन जो है वो संविधान में 16 अनुच्छेद जो है वो लागू कर दिए गए थे। ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए, क्योंकि लागू शब्द आते ही हमारे दिमाग में आता है 26 जनवरी 1950। तो ऐसा नहीं है साथियों, भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद जो हैं वो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, जिसमें हमारा नागरिकता संबंधी जो अनुच्छेद है वो भी शामिल है, अनुच्छेद 5। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है अनुच्छेद 60 के तहत, वो अनुच्छेद 60 भी जो है वो 26 नवंबर 1949 को इन 16 अनुच्छेदों में शामिल किया गया था। तो नागरिकता से संबंधित आप विशेष ध्यान में रखिए, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा लागू कर दिए गए थे। तो प्रश्न आता है, जिस दिन संविधान अंगीकृत हुआ, निर्मित हुआ, उस दिन भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। और ये 16 जो अनुच्छेद लागू किए गए थे साथियों, इन सभी 16 अनुच्छेदों का जो उल्लेख है वो मिलता है अनुच्छेद 394 में। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। जो 16 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे संविधान सभा के द्वारा, उन सभी 16 अनुच्छेदों आर्टिकल्स की जो जानकारी है, जिनका उल्लेख है, वो मिलता है उल्लेख अनुच्छेद 394 में। इसके संदर्भ में ये बातें हैं विशेष रूप से। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो है एक प्रस्तावना का विचार भी आता है कि प्रस्तावना जो है वो 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्तावना का आधार जो है वो पूरी तरह से हमने तैयार कर लिया था। और वैसे संविधान के अंतिम अंश के रूप में हमने उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना का आधार माना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 3 जो शब्द मैंने बताए हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये तीनों शब्द बकायदा लगातार भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतिम शब्दों के रूप में उल्लेखित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतिम रूप से ये 3 शब्द दिए हुए हैं कि लास्ट में है कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी
मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान सभा में आज हम हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। इस तरह से ये शब्द हैं, तो ये लगातार जो शब्द हैं ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतिम 3 शब्दों के रूप में उल्लिखित है। अगला जो भाग लेकर आएंगे साथियों हम, वो पूरी तरह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर आधारित होगा। प्रस्तावना के संदर्भ में आपका कोई प्रश्न फिर गलत नहीं होगा। पूरी तरह से हम प्रस्तावना के एक एक शब्द को जो है वो विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और किस तरह से प्रस्तावना को आप ऐसी याद कर सकते हैं कि आप जीवन भर प्रस्तावना को नहीं भूलेंगे। तो प्रयास मेरा यही रहेगा कि आप अगला भाग जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से देखें और हर चीज को समझने का प्रयास करें, क्योंकि वर्तमान में जो है राज्य सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा भी यह निर्देश दे दिया गया है कि 26 जनवरी 2020 से सभी विद्यालयों में प्रार्थना सत्र के दौरान प्रस्तावना का वाचन करना अनिवार्य है। तो इस संदर्भ में आपकी परीक्षाओं में आगामी प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा। तो हम यहाँ प्रस्तावना का कोई उल्लेख नहीं कर रहे हैं साथियों। प्रस्तावना के संदर्भ में जो है अगला वीडियो पूरी तरह से प्रस्तावना को समर्पित किया जाएगा। अब इसके बाद में देखिए साथियों, अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए साथियों, यहां 26 नवंबर 1949 की अपन ने बात की कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित हुआ और इसी दिन हमने 16 अनुच्छेदों को लागू भी किया। तो कहने का तात्पर्य जो है कि हमने 16 अनुच्छेद तो 26 नवंबर 1949 को लागू कर ही दिए थे और इन सभी 16 अनुच्छेदों का जो उल्लेख है वो स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 में मिलता है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर एक बात और मेरे नजर में आई है 26 नवंबर की। इसमें साथियों एक प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान किस तिथि को आंशिक रूप से लागू हुआ? और एक प्रश्न आता है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? या लागू की जगह है साथियों प्रभावी शब्द भी आ सकता है, यह आप ध्यान में रखिए हमेशा। क्या इन दोनों प्रश्नों में डिफरेंस है या ये दोनों प्रश्न सिमिलर है? इन दोनों प्रश्नों में अंतर है या समानता है? तो साथियों इन दोनों प्रश्नों में जो है एक शब्द का अंतर है और उस एक शब्द के अंतर से प्रश्न का उत्तर भी परिवर्तित हो जाता है। देखिए कैसे, पहला जो प्रश्न है उसमें एक शब्द दिया गया यहां पर आंशिक शब्द। तो भारतीय संविधान किस तिथि को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था? तो आंशिक रूप से मतलब कुछ हद तक जो है 16 अनुच्छेद हमने लागू कर दिए थे। तो आंशिक रूप से लागू अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर आएगा 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए साथियों, स्टूडेंट्स जो हैं, आप लोग जो हैं इस चीज पर ज्यादा जोर देते हैं कि इसमें अंगीकृत नहीं पूछा गया है, लागू पूछा गया है। तो कई विद्यार्थी जो है वो प्रश्नों को पूरा नहीं पढ़ते हैं, समय का अभाव भी होता है थोड़ा सा, लेकिन इतना भी पेपर में समय कम नहीं होता है साथियों कि हम हर प्रश्न पर कंसंट्रेट नहीं कर सकें। पेपर बनाने वाला भी जो है एक निश्चित अवधि देकर ही पेपर सेट करता है, ये तय बात है। ऐसा नहीं है कि वो प्रश्न दे देता है 500 और आपको टाइम जो देता है वो 1 मिनट में 10 क्वेश्चन करने के हिसाब से टाइम देता है, ऐसा नहीं है। हम चाहे तो हर प्रश्न पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। भारतीय संविधान किस तिथि को आंशिक रूप से लागू हुआ? तो लागू शब्द को आप यहाँ मत पकड़िए, यहाँ आप देखिए आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इस दिन 16 जो आर्टिकल थे वो लागू कर दिए गए थे।
ये बात मैं आपको अच्छे से बताना चाह रहा हूँ। और भारतीय संविधान की स्थिति को लागू हुआ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका उत्तर आ जाएगा 26 जनवरी 1950। इस पे अपन थोड़ा आगे चलेंगे। अभी ये दो बातें मेरी जहन में आई थी। अब एक बात देखिए और भी है, ये तारीख है 26 नवंबर। 26 नवंबर को जिस दिन भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था, उस दिन से 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ध्यान से बात को सुनिए आप। 26 नवंबर को जिस दिन भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था, निर्मित कर लिया गया था, आंशिक रूप से लागू हो गया था, उस तिथि को हम विधि दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आ रहे हैं नहीं, आ रहे थे। अभी आप बात सुनिए, पूरी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। 26 नवंबर को जो है हम विधि दिवस के रूप में मना रहे हैं या मना रहे थे, तो मना रहे थे, पहली बात। और ये जो विधि दिवस जो घोषित किया गया था, ये लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पर घोषित किया गया था। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। किसकी सिफारिश पर 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में घोषित किया गया था? तो राजस्थान के जोधपुर जिले के प्रसिद्ध विधिवेता हैं लक्ष्मीमल सिंघवी। इन्हीं लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पर जो है 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। तो इनकी सिफारिशों पर विधि दिवस घोषित किया गया। अब क्या हुआ साथियों, बात है वर्ष 2016 की, जब हमने भीमराव अंबेडकर की 125वीं वर्षगांठ मनाई थी। तो भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान के निर्माण में जो उनका योगदान रहा, उन्होंने जो सराहनीय कार्य किया, उस योगदान को ध्यान में रखते हुए 2016 में भीमराव अंबेडकर की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा इस 26 नवंबर के तिथि को विधि दिवस के स्थान पर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना तय किया गया। जाहिर सी बात है, आपकी समझ में आ गई होगी सारी चीज। वर्ष 2016 से हम इस 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो प्रश्न आता है, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष। और किस व्यक्ति की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया है? तो वो है भीमराव अंबेडकर की भारतीय संविधान निर्माण में एक अद्वितीय उपलब्धि और योगदान को ध्यान में रखते हुए ये कदम भारत सरकार के द्वारा उठाया गया है। तो ये तथ्य जो हैं, ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। अब देखिए साथियों, इसके बाद में अपन बात करेंगे चौबीस जनवरी 1950 की। इस तिथि के संदर्भ में भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप अच्छी तरह सुनिए। और इसमें इस तिथि के संदर्भ में भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और भी कई प्रश्न हैं जो बन सकते हैं यहाँ से। तो देखिए, सबसे पहली बात जो है साथियों वो ये है कि ये संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन था। ये आपको ध्यान में रखना है,
या फिर आ जाता है कई बार जैसे आ जाता है बैठक, तो इसमें आपको ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों शब्द सही है अपने स्थान पर। अगर आ जाए संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन किस तिथि को हुआ या संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई, तो इसमें आपको कोई ज्यादा अंतर करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही चीज है दोनों। अंतिम बैठक या अंतिम अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। तो पहली बात तो ये बनती है, अंतिम अधिवेशन हुआ था, और इस अंतिम अधिवेशन के दिन जो है वो कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई उसके संदर्भ में साथियों आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है बातें। देखिए, तो पहली बात आप समझ गए कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। अब इसी में से एक प्रश्न जो है वो निकलता है कि प्रश्न आता है कि संविधान जो बनाया गया भारत का, उस संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, और पर्याप्त कंफ्यूजन वाला भी है, क्योंकि कहीं हमें कुछ मिलता है कहीं कुछ मिलता है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप ध्यान में रखिए, निश्चित रूप से यही बात आपको परीक्षा में करके आनी है जो बताई जा रही है। तो देखिए, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, प्रथम अधिवेशन हुआ था संविधान का। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान अंगीकृत हुआ था, बना लिया गया था, उस दिन तक संविधान सभा की 11 बैठकें या 11 अधिवेशन हो चुके थे। तो ज्यादातर जो पुस्तकें हैं उसमें 11 अधिवेशन ही मिलते हैं, लेकिन साथियों ये गलत है उत्तर। यही प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में आ भी चुका है और बोर्ड के द्वारा इसका उत्तर जो है 12 अधिवेशन माना गया है। तो ऐसा नहीं है कि परीक्षा बोर्ड के द्वारा जो है 12 अधिवेशन माना गया है, इस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि 12 उत्तर सही है, किताबों का 11 गलत है, ऐसा नहीं है साथियों। 26 नवंबर 1949 को जो है 11वां अधिवेशन हुआ था, और 12वां जो अधिवेशन हुआ है, जो अंतिम अधिवेशन था, यह है 12वां अधिवेशन। तो प्रश्न आता है संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए हैं, तो कुल अधिवेशन आप कितने बताएंगे? 12 कुल अधिवेशन हुए हैं, 12 अधिवेशन। ये तथ्य आपके एकदम स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए साथियों, जैसा कि एक परीक्षा के पेपर में मैंने ये भी देखा है कि उसमें 12 नहीं था, तथ्य ये बताना जरूरी है आपको, क्योंकि कई बार जो है हमें परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। तो उसमें जो ऑप्शन था, प्रश्न यही था कि संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने आयोजित किए गए थे, तो उसमें ऑप्शन जो था वो 12 नहीं था, उसमें 11 था, 10 था, 8 था और 18 था। इस तरह के ऑप्शन थे, 18 नहीं तो 16 होगा जो भी है, लेकिन उसमें 12 नहीं था। तो इस स्थिति में 11 जो है वो उत्तर माना गया था। अब आगे उस परीक्षा में क्या हुआ, उस प्रश्न पर आपत्ति लगी, क्या हुआ उसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखिए साथियों, अगर 12 नहीं दे रखा है तो आप 11 कर सकते हैं, और 11 भी आप तभी करेंगे जब आपको ऑप्शन में ये न दे रखा हो कि निम्न में से कोई नहीं। क्यों निम्न में से कोई नहीं मतलब 11 सही नहीं है, निम्न में से कोई नहीं का मतलब है कि 3 जो ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं वो तीनों गलत हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ऑप्शन जरूर एक बार अच्छी तरह पढ़िएगा, उस आधार पर उत्तर करिए। बाकी अधिवेशनों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 12 अधिवेशन आयोजित हुए हैं। अब देखिए 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, इस दिन जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया था। 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई थी उसमें सभी सदस्यों के द्वारा एक दूसरे का आभार व्यक्त किया गया। आभार व्यक्त का मतलब साथियों, सभी सदस्यों ने एक दूसरे की सराहना की और एक दूसरे की उपलब्धियों को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। तो कहने का मतलब संविधान पूरी तरह निर्मित हो चुका था, और ये हम पहले से ही जानते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान को लागू करने की जो तिथि है वो 26 जनवरी 1950 निर्धारित कर दी थी, पूर्व में ही कर दी थी ये तिथि। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जब हमने संविधान 26 नवंबर 1949 को निर्मित कर लिया था तो ऐसी क्या वजह हुई कि हमें संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू न करके
26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू करना पड़ा। तो इसके पीछे भी एक कांग्रेस के अधिवेशन की बात आएगी, आगे आप वीडियो से बने रहिए, निश्चित रूप से आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। अब देखिए, एक दूसरे का आभार व्यक्त किया गया। इसी दौरान जो है अधिकांश जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने संविधान सभा के संचालक अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रशंसाओं के पुल बांध दिए। सभी सदस्यों के जबान पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लड़ी लगी हुई थी। सभी जो है हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रशंसा कर रहे थे, और वाजिब बात है, प्रशंसा होनी वाजिब भी है साथियों। और इसी के चलते जो है इसी संविधान सभा की बैठक में 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था साथियों, जवाहरलाल नेहरू इन्होंने संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम प्रस्तावित किया भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में। इसका मतलब ये नहीं है साथियों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनी गए इसी वक्त। ये एक प्रस्ताव रखा गया था। इसी आखिरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाए जाने के संदर्भ में प्रस्ताव रखा, और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति के आधार पर सभी सदस्यों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो ये आपको तथ्य ध्यान में रखना है। इन्हें राष्ट्रपति बनाए जाने से संबंधित जो प्रस्ताव जो है वो किस व्यक्ति के द्वारा रखा गया था और किस तिथि को इन्हें राष्ट्रपति पद के लिए स्वीकृति मिली थी। और वैसे अपन जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बना दिए गए, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अब देखिए, जब संविधान सभा के सारे सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रशंसा कर रहे थे, स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी उनकी प्रशंसा में बहुत बड़ा उन्होंने भी भाषण दिया था, सदन को संबोधित किया था। जब राजेंद्र प्रसाद को अवसर प्राप्त हुआ अपनी अभिव्यक्ति देने का, तो साथियों उन्होंने एक बहुत ही शानदार स्टेटमेंट दिया था, और उन्होंने क्या कहा था कि संविधान सभा में उपस्थित तमाम विद्वान गण सदस्यों को बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद कि उन्होंने हमारे देश का संविधान निर्माण करने में अपना तन मन धन तीनों लगा दिए। क्योंकि कई सदस्य थे जिन्होंने निःशुल्क सेवाएं भी दी साथियों, जैसे संवैधानिक सलाहकार BN राव की अपन ने बात की थी। तो कहने का तात्पर्य जो है मेरा वो ये है कि राजेंद्र प्रसाद को जब अभिव्यक्ति का अवसर मिला तो उन्होंने ये बात साफ रूप से कही कि सभी सदस्यों का आभार कि उन्हें लगता है कि मेरा बहुत बड़ा योगदान संविधान निर्माण में रहा है। लेकिन ये बात सही नहीं है। उन्होंने ये बात कही कि ये बात सही नहीं है, हालांकि मैं संविधान सभा का संचालक रहा हूं, संविधान सभा का अध्यक्ष रहा हूं, लेकिन मेरे द्वारा अध्यक्ष पद ग्रहण करने के पश्चात जो सबसे अच्छा जो कार्य किया गया है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाना रहा है। तो देखिए साथियों, जिस व्यक्ति की संविधान सभा के सारे सदस्य प्रशंसा कर रहे थे, उस व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद ने जो है वो अपने अभिभाषण में ये कहा कि अध्यक्ष पद के रूप में सबसे अच्छा जो काम मैंने किया है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे योग्य व्यक्ति को प्रारूप समिति की अध्यक्षता सौंप किया है। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संविधान निर्माण में भूमिका रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इसी वजह से साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अब न कि जनक कहा जाता है साथियों, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने भारतीय संविधान का जनक और जननी, फादर एंड मदर दोनों ही भीमराव अंबेडकर को कहा है। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आया हुआ है, कई साथी आप जानते भी होंगे। तो इसका उत्तर है KV राव। ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, कानून विशेषज्ञ थे ये भी। और KV राव के द्वारा ये कथन दिया गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान के निर्माण में अद्वितीय योगदान रहा है, और इनके योगदान को ध्यान में रखते हुए अगर इन्हें भारतीय संविधान का जनक तथा जननी दोनों कहा जाए तो ये किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अगर प्रश्न आ जाए
भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक तथा जननी किसने कहा है? तो जनक और जननी दोनों कहा गया है केवी राव के द्वारा। तो ये विशेष तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए साथियों, इसके अलावा एक जो विशेष बात और रही है, 24 जनवरी 1950 को, इस दिन जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी गई थी। हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको संवैधानिक स्वीकृति जो मिली थी वो मिली थी 24 जनवरी 1950 को। यह आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। वैसे राष्ट्रगान जनगण मन जो है वो सर्वप्रथम कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब बात यह आती है कि जनगण मन को जो है राष्ट्रगान के रूप में जो दर्जा दिया गया वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में दिया गया। अब देखिए, इसके अलावा साथियों एक तथ्य और आप ध्यान में रखिए, वंदे मातरम। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में जो दर्जा दिया गया वो भी 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। तो ये दोनों जो तथ्य हैं ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं 24 जनवरी 1950 के संदर्भ में। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जाहिर सी बात है 24 जनवरी 1950 के संदर्भ में सारी बातें आप समझ रहे होंगे। अब देखिए साथियों, इसके बाद में आते हैं अपन उस तिथि पर जिस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया, भारतीय संविधान अपनाया गया, भारतीय संविधान प्रभावी हुआ। 26 जनवरी 1950। देखिए, इस तिथि के संदर्भ में कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं जो मैं आपके बीच में साझा करना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह है, इस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ। अब इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए कि 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का कोई अधिवेशन या बैठक नहीं हुई है। यह आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए, क्योंकि संविधान सभा की अंतिम जो बैठक थी वो 26 जनवरी 1950 को नहीं होकर 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और 24 जनवरी 1950 को ही सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव भी पास कर दिया गया था कि एक दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इस दिन संविधान सभा की कोई बैठक या अधिवेशन नहीं हुआ था, यह आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए साथियों, जब हमने संविधान का निर्माण पूर्ण कर लिया था, संविधान का अंगीकार कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, फिर हमने इस दिन आंशिक रूप से केवल 16 ही अनुच्छेदों को लागू क्यों किया? सारे के सारे 395 अनुच्छेदों को लागू क्यों नहीं किया? कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू न किया जाकर 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया? तो साथियों, इसके पीछे एक छोटा सा कारण है और वो कारण है 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। परीक्षाओं में विशेष ये अधिवेशन पूछा भी जाता है हिस्ट्री सब्जेक्ट वालों के लिए संदर्भ में, और किसी भी परीक्षा में जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। अगर मैं ये कह दूं कि कांग्रेस के अधिवेशनों में सबसे ज्यादा जो अधिवेशन है वो 1929 का लाहौर अधिवेशन ही पूछा जाता है, तो ये तथ्य कोई गलत नहीं है।
1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो दिसंबर के आखिरी 3 दिनों में आयोजित किया गया था साथियों, लाहौर में। और इस लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इस अधिवेशन में पहली बार, कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई गई थी। यह आप विशेष ध्यान में रखिए, ये सारे तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों, इसीलिए विशेष रूप से ये आपको बताए जा रहे हैं कि कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प जारी किया। तो कांग्रेस ने सबसे पहली बार किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी? तो वह था 1929 का लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अब देखिए साथियों, इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष पद से सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए स्वराज्य की घोषणा की और ये कहा कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष पद से घोषणा की थी और ये कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। इसी घोषणा के मद्देनजर संविधान को जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब साथियों, आपके दिमाग में ये प्रश्न चलता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था, तो उस तिथि को हमने संविधान दिवस के रूप में लागू क्यों नहीं किया? इस ऐतिहासिक तिथि को हमने 15 अगस्त को लागू क्यों नहीं किया? तो इस संदर्भ में प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हो गया था, लेकिन हमने हमारे संविधान को पूर्ण कहां कर लिया था? हमने पूरी तरह से हमारे संविधान को नहीं बनाया था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 के बाद में तो हमारा जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। वास्तविक कार्य जो है वो स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभ हुआ है और 26 नवंबर 1949 को हमने हमारे संविधान को पूरी तरह से निर्मित किया। तो इसी ऐतिहासिक तिथि को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी को हमने हमारे संविधान को लागू किया और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में इसकी सार्थकता को सिद्ध कर दिया। या अगर मैं कहूं कि 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ, तो ये भी एकदम सही बात है। भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था भी अपनाई गई है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था भी अपनाई गई है। ये सारी विशेषताएं जो है हम भारतीय संविधान की विशेषताओं वाले टॉपिक में पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो बात जो आ रही है वो यही आ रही है कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश का संविधान लागू क्यों किया गया? तो ये इसलिए किया गया क्योंकि हम उस महान व्यक्ति के द्वारा कहे गए महान अभिव्यक्ति को एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी और हमने इसी घोषणा के मद्देनजर 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। यह आपको विशेष ध्यान में रखना है। लाहौर घोषणा के मद्देनजर भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो यह स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। इसी ऐतिहासिक घोषणा के कारण हमने हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसी तिथि को लागू क्यों किया गया, तो इस तथ्य के आधार पर आप उस ऑप्शन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।
26 जनवरी 1950 के संदर्भ में साथियों एक बात आप देखिए, ध्यान में रखिए। जैसा मैंने आपको बताया था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, अंतिम अधिवेशन हुआ था 12वां। और इस 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन में जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में संवैधानिक स्वीकृति दी गई थी और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में संवैधानिक मान्यता दी गई थी। उसी प्रकार साथियों देखिए, एक बात आपसे पूछी जाती है राज्य चिन्ह के संदर्भ में। भारत का जो राज्य चिन्ह है आप सभी जानते हैं, भारत का राज्य चिन्ह है अशोक स्तंभ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित अशोक स्तंभ को भारत के राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये तथ्य आप ध्यान में रखिए, कहीं आप ये भी 24 जनवरी 1950 कर दें। 26 जनवरी 1950 को जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था, उसी दिन भारत का राज्य चिन्ह जो है वो अशोक स्तंभ अपनाया गया था, अशोक स्तंभ निर्धारित किया गया था। और साथियों ये जो अशोक स्तंभ है ये वाराणसी बनारस उत्तर प्रदेश में है और इसी अशोक स्तंभ पर जो है वो देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है। और ये सत्यमेव जयते जो है ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया साथियों मुंडक उपनिषद से। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए, तीनों ही बातें परीक्षा में पूछी जाती हैं। और कहाँ है ये? वाराणसी उत्तर प्रदेश में अशोक स्तंभ। अब राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय संवत, राज चिन्ह, इनके बारे में भी मैं एक वीडियो आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। और साथियों राष्ट्रगान, जनगण मन, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, राज चिन्ह जो है अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय संवत जो है उसके बारे में आपको संपूर्ण तथ्य बताने का प्रयास किया जाएगा। साथियों बहुत सी बातें हैं जो इन टॉपिक्स में बनती हैं, हम मोस्टली गौर नहीं करते हैं और परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न बनता है और आसान से प्रश्न होते हैं साथियों, लेकिन हम इन पर गौर नहीं करते हैं, इस वजह से जो है वो प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को ही राज्य चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को मान्यता प्राप्त हुई। अशोक स्तंभ जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और ये जो है इस पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है और सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब देखिए इसके बाद में जो है एक बात आती है साथियों, दो शब्दों की मैं बात करूंगा। वो दो शब्द कौन से हैं? मूल संविधान और एक है संविधान। इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षार्थी जो है वो ज्यादातर प्रश्न में इस शब्द की वजह से मार खाते हैं और आता हुआ प्रश्न उनका गलत हो जाता है। और ऐसी बात नहीं है साथियों, सभी विद्यार्थियों के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो उन्हें पता होता है फिर भी किसी न किसी वजह से गलत हो जाते हैं। ये एक मानवीय त्रुटि है, इसमें आपको ज्यादा खेद करने की आवश्यकता नहीं है, पर प्रयास ये कीजिए कि कम से कम इस तरह की गलतियां हो। देखिए मूल संविधान का मतलब है साथियों वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 के समय की बात अगर व्यक्ति कर रहा है तो वो प्रश्न में देगा मूल संविधान, और अगर वर्तमान संदर्भ में बात की जा रही है तो केवल आएगा संविधान।
ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। मूल संविधान का मतलब आपसे किस समय की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वो जानकारी प्राप्त करना चाहता है, प्रारंभिक जानकारी। और अगर कह देते वर्तमान में या वर्तमान संविधान में, तब कोई समस्या ही नहीं है, सीधा आ जाए संविधान में। तो देखिए मैं आपको 3 तथ्य बताता हूं यहाँ पे। सबसे पहला जो तथ्य है वो है अनुच्छेदों के संदर्भ में। तो साथियों आपको तनिक भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। संविधान में अनुच्छेद, मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तब भी अनुच्छेदों की संख्या वही आप बताएंगे, और अगर प्रश्न आ जाए वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तब भी आप उतने ही बताएंगे। अब कई साथियों के दिमाग में प्रश्न चलता है कि अब वर्तमान में तो सर बहुत बढ़ गए हैं, कोई किसी किताब में 460 भी मिल रहा है, 65 भी मिल रहा है, 470 भी मिल रहा है। तो साथियों इस चीज के लिए आप कतई टेंशन नहीं लें, वो बढ़ रहे हैं, वो संविधान के अनुच्छेदों के तहत ही जो है लगातार हमारे देश में संविधान संशोधन होते आ रहे हैं, और इन्हीं संविधान संशोधनों के माध्यम से उन संख्याओं को बढ़ाया गया है। मूल जो संविधान अनुच्छेद है वो आज भी 395 ही है। तो ये चीज जो है आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। अनुच्छेद जो है मूल संविधान में 395 थे, और अगर सीधा प्रश्न आ जाए संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, तो ये भी उत्तर आपको 395 ही बताना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आती है साथियों इसमें भाग की। संविधान लागू होने के समय मूल संविधान में भाग जो थे वो थे 22। मूल संविधान में कोई दिक्कत नहीं है किसी के भी, 22 थे भाग। अब कई जगह आ रहा है कि भागों की संख्या 25 है, कई जगह आ रहा है भागों की संख्या 26 है। जितना साहित्य बढ़ता जा रहा है विद्यार्थी उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा है। अब मैं आपको भागों की बात बता दूं तो आप एकदम निश्चित रूप से मान लीजिए वर्तमान में भाग भी 22 ही हैं। अगर आपको लगता है कि भागों की संख्या 25 हो गई है तो आप भाग 23, 24 और 25 में क्या क्या बातें कही गई हैं, ये तीनों भाग किससे संबंधित हैं, इसकी जानकारी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप सभी साथी कमेंट करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है साथियों तो लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन प्राप्त होता है, आत्मबल प्राप्त होता है, और मैं उसी लाइक की बढ़ती संख्या के आधार पर यह प्रयास करता हूं कि आगामी वीडियोस में और अधिक कठोर मेहनत के साथ और अधिक तथ्य आपके बीच में ला सकूं, ताकि आप निश्चित सफलता प्राप्त कर सकें। और जो भाई स्टूडेंट चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और जो साथी जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो सब्सक्राइब के अलावा बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे द्वारा भविष्य में जितने भी वीडियोस प्रस्तुत किए जाएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब देखिए तीसरी बात आती है साथियों इसमें अनुसूची। यहां आपको परिवर्तन दर्शाना है। यही एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको परिवर्तन बताना है। मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी वो थी साथियों 8। ध्यान में रखिएगा अच्छी तरह, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, और वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है ये बढ़कर हो गई है 12। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। मूल संविधान मतलब है संविधान निर्माण होने के समय। संविधान निर्माण होने के समय अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी, और वर्तमान में हो गई अनुसूचियां 12। इन सारी अनुसूचियों के बारे में, सारे भागों के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा साथियों। ये उपयुक्त मंच नहीं है कि मैं आपको सारी की सारी अनुसूचियां किस किस से संबंधित कौन सी अनुसूची है वो बताऊं। यहाँ पर आपको केवल संख्यात्मक तथ्य ध्यान में रखना है। सारा का सारा जो संविधान है, संविधान इसके अलावा पूरी भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित संपूर्ण जो टॉपिक्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो सारे के सारे जो हैं मेरा YouTube चैनल आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा। और साथियों अधिक से अधिक प्रयास जो है जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंडू YouTube चैनल का यही रहता है कि साथियों के बीच
अधिकांश जानकारियां प्रस्तुत की जाएं, उन्हें भ्रमित कम से कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जानकारियां उनके सामने इस तरह से क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाए कि साथियों को संबंधित टॉपिक का अध्ययन करने के लिए और अन्यत्र कहीं नहीं भटकना पड़े। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगला जो भाग है उसमें हम पुनः मिलेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के साथ और विस्तार से आपको भारतीय संविधान को बताया जाएगा। आपको अन्यत्र फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहीं नहीं देखनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको पूरी तरह से संकल्पित होकर मैं बात कहना चाह रहा हूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मैं इस तरह से प्रस्तुत करूंगा, सारे के सारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के माध्यम से हम संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द को बारीकी से समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।